और हम स्टार्ट करेंगे आज के टॉपिक से। तो हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रेटेजिक एक्शन, स्ट्रेटेजी एंड इम्प्लीमेंटेशन। जिसके अंदर जो चीजें आज हम देखेंगे वो देखेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर एथिक्स का रोल, कि हमारे पास एथिक्स का जो है वो क्या रोल है और किस तरीके से जो है हमारे पास एथिक्स जो है वो चल रही होती है। अब इसको आज जो हम इसको स्टार्ट करेंगे, या आज जो हमारे पास इसकी बेसिक जो नॉलेज ऑब्जेक्टिव्स है, या जो हमने बेसिक चीजें जो है जो देखनी है, जो हम इस चैप्टर से जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, तो ये होगा कि सबसे पहले तो हमें ये डिफाइन करना होगा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस है क्या, और दूसरी चीज ये देखनी होगी हमें कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस हम यूज ही क्यों करते हैं मॉनिटर करने के लिए, या हम टॉप लेवल को कंट्रोल करने के लिए, बिजनेस लेवल डिसीजन को देखने के लिए हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस की ही क्यों जरूरत पड़ती है देखने के लिए। दूसरा हम ये देखेंगे कि आपके पास जो ओनरशिप्स है ऑर्गेनाइजेशन की, या जो मैनेजरियल कंट्रोल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो मैनेजरियल कंट्रोल की क्या जरूरत है, या वो मैनेजरियल कंट्रोल अलग अलग तरह के क्यों होते हैं। एक ही तरह का मैनेजरियल कंट्रोल क्यों नहीं होता कि जिसके ऊपर से हम सारी चीजों को कंट्रोल कर लें। हमें अलग अलग कंट्रोल्स या अलग अलग मेथडोलॉजीज यूज करने की क्या जरूरत होती है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो है एजेंसी रिलेशनशिप और मैनेजरियल अपॉर्चुनिटीज क्या है, और उसके ऊपर स्ट्रेटेजिक का या स्ट्रेटेजीज की क्या इम्प्लीकेशन होती है, ये क्या असरअंदाज होते हैं, किस तरीके से उसको इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो आपके 3 इंटरनल गवर्नेंस के मैकेनिज्म्स हैं वो किस तरीके से हम यूज करते हैं मॉनिटर करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए किसी भी मैनेजर के डिसीजन को। प्रॉब्लली हम जो आज इसको डील करेंगे वो हम सिर्फ इसी लेवल तक डील कर पाएंगे कि आज हम शायद कंप्लीट चीजें ना देख सके, बट इस चैप्टर के मजीद फर्दर आगे भी ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम ऑनवर्ड्स जो है वो नेक्स्ट क्लास में, अगर हम अभी कर गए तो अभी देखेंगे, वरना हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह इसको देखेंगे। ओके, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर अगर हम बात करें तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है क्या, या हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस को किस तरीके से, या कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर ये चीज क्या है, मतलब हम किस इस चीज को, ये जिस चीज को हम नाम दे रहे होते कॉर्पोरेट गवर्नेंस, व्हाट इट मींस, या इसका क्या मतलब होता है। तो जो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में हम सबसे पहली स्टेटमेंट देते हैं, तो हम हमेशा ये स्टेटमेंट देते हैं कि दिस इज समथिंग जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट भी कर सकती है, और ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इजीली डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। अब क्रिएट और डिस्ट्रॉय करने का मतलब क्या है? क्रिएट और डिस्ट्रॉय करने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ये इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, या इन इट्स ट्रू कॉन्टेक्स्ट अगर ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई हो जाती है, तो इट कैन मेक योर कंपनी, इट कैन क्रिएट अ गुडविल ऑफ योर कंपनी, इट कैन क्रिएट अ गुड नेम फॉर योर कंपनी। लेकिन अगर आपके पास जो है वो ऐसा नहीं है, या अगर आपके पास जो है वो आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो इफेक्टिव या एफिशिएंट नहीं है, या आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो एग्जैक्ट नहीं है, या आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस टू द डिजायर्ड रिजल्ट या डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव नहीं अटेन करती, तो नो मैटर आप कितना ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ या कितनी ही इफेक्टिवली उस गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट क्यों ना कर लो, इट विल डिस्ट्रॉय योर कंपनी फॉर श्योर। अब दूसरी बात हम ये कहते हैं, ये से एक स्टेप आगे चल के हम ये बात डिसाइड करते हैं कि जी कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमारे पास डील किस किस चीज से करती है, या कंसर्न किस किस चीज से, या इसका स्कोप क्या है, इसका एम्बिट क्या है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो है वो इम्प्लीमेंटेशन का एलिमेंट मौजूद होता है। तो जो सबसे पहली चीज हमारे पास कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर कंसर्निंग होती है, जिससे कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंसर्न कर रही होती है, वो होती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को स्ट्रेंथन करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन के या कंपनी के किस पार्ट की बात हो रही है? ये बात हो रही है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक हायरार्की क्रिएट हुई होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेयर्स क्रिएट हुई होती है। तो जो सबसे टॉप लेयर होती है, जो कि आपके सीईओ या प्रेसिडेंट से भी ऊपर की लेयर होती है, उसको हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बेसिकली उस सर्कल या उन लोगों को कैलकुलेटिवली कहा जाता है जो लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तमाम मैनेजरियल डिसीजंस, हर तरह के फाइनेंशियल डिसीजन जो है वो लेने की अथॉरिटी रखते हैं, अमेंड करने की अथॉरिटी रखते हैं, एग्जीक्यूट कराने की अथॉरिटी रखते हैं और अप्रूव कराने की। तो आपकी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है
ये जो आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो एरिया है वो सबसे पहले आपकी किस चीज से कंसर्न करता है, वो कंसर्न करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए। दूसरी बात, आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करती है या वेरीफाई करती है। ट्रांसपेरेंसी किस एरिया, किस सर्कल के लिहाज से बात कर रहे हैं हम? ट्रांसपेरेंसी हम बात कर रहे हैं फॉर्म्स ऑपरेशंस के लिहाज से। देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 तरह की एक्टिविटीज होती है, और एक्टिविटीज तो खैर बहुत सारी होती है, लेकिन हम उसको जब क्लब कर रहे होते हैं तो हम मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक्टिविटीज को 3 एरियाज में क्लब कर रहे होते हैं। या तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, या तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, या तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी होती है? जिस एक्टिविटी के अंदर हम कोई ना कोई चीज को एक्वायर कर रहे होते हैं, किसी ना किसी चीज को ले रहे होते हैं। जब हम बात करते हैं फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिहाज से जब हम बात करते हैं, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब ये है कि हम हमारी ओनर्स इक्विटी का जो पोर्शन है, या ओनर्स इक्विटी का जो एरिया है, या जो शेयर्स का एरिया है हमारे पास, वो या तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो वो हमारे पास ओनर्स इक्विटी के अंदर चली आती है, जिसको हम नाम देते हैं इन्वेस्टिंग का। दूसरा एरिया हमारे पास फाइनेंसिंग का एरिया होता है। फाइनेंसिंग का एरिया कौन सा एरिया होता है? जिसमें हम कोई ना कोई एसेट एक्वायर कर रहे होते हैं, या किसी एसेट को रीवैल्यूएट कर रहे होते हैं, या किसी एसेट को लेट गो कर रहे होते हैं। बिल्डिंग परचेज करना, मशीनरी परचेज करना, बिल्डिंग सेल करना, मशीनरी सेल करना, ये तमाम की तमाम चीजें हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। तीसरी एक्टिविटी जो हमारे पास होती है वो हमारे पास कहलाती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है वो तमाम के तमाम एक्टिविटीज जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के डे टू डे मिशन या आपके ऑर्गेनाइजेशन के डे टू डे एक्टिविटीज को या डे टू डे परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करती है, जो कि अल्टीमेटली आपकी हिट कर रहा होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी को। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो आपके पास है वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को नहीं देख रहा होता, आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में फोकस नहीं कर रहा होता, बल्कि उसका फोकस होता है कि आपकी ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की जाए आपकी तमाम की तमाम ऑपरेशनल एक्टिविटीज में, तमाम की तमाम ऑपरेशंस में। इसके बाद इनहैंसिंग अकाउंटेबिलिटी टू शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स कौन लोग होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? शेयर होल्डर से मुराद वो तमाम के तमाम लोग होते हैं जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स के अंदर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर अपना क्लेम कर सकते हैं या अपना क्लेम डालते हैं। यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट हुआ या जो भी ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हुआ, उसके अंदर जो कंट्रीब्यूटर होता है या उसके अंदर जो उसका हिस्सेदार होता है वो आपका शेयर होल्डर होता है। तो आपकी जो शेयर होल्डर को अकाउंटेबिलिटी है वो यहाँ पे मैक्सिमाइज हो रही होती है या इनहांस हो रही होती है कि एवरीवन जो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है या जो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, ये ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, he or she needs to be accountable to the shareholders of all the activities जो कि वो परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो हम ये बात कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी की या शेयर होल्डर्स की, नॉर्मली पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन शेयर होल्डर का अकाउंटेबल नहीं होती है। शेयर होल्डर्स का अकाउंटेबल कौन होते हैं? जो आपका सीईओ होता है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेयर्स होती हैं और ऑर्गेनाइजेशन लेयर्स के अंदर काम कर रही थी। जिस तरीके से सबसे ऊपर सीईओ होता है, सीईओ के नीचे सीनियर मैनेजर, जनरल मैनेजर होता है, जनरल मैनेजर के नीचे सीनियर मैनेजर होता है, सीनियर मैनेजर के नीचे असिस्टेंट मैनेजर होता है, सीनियर मैनेजर के नीचे मैनेजर होता है, मैनेजर के नीचे डिप्टी मैनेजर होता है, डिप्टी मैनेजर के नीचे असिस्टेंट मैनेजर होता है, असिस्टेंट मैनेजर के नीचे ऑफिसर होता है। ये हियरार्कीज होती हैं जो कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद होती हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद नहीं होती हैं। तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, हियरार्की सबके सब लोग शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं। शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ आपका सीईओ कर रहा होता है, लेकिन चूंकि ये सब लोग सीईओ को रिपोर्ट कर रहे होते हैं तो वी अज्यूम दिस थिंग कि जी ये हमारे पास पूरी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्टिंग जो है वो आपके शेयर होल्डर्स के पास चली आती है। इंसेंटिवाइजिंग एग्जीक्यूटिव, जो भी एग्जीक्यूटिव्स को इंसेंटिव दिए जाएंगे, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के इंसेंटिव जो है वो एग्जीक्यूटिव्स के अंदर शेयर किए जाएंगे, वो ज्यादा से ज्यादा हो या कम से कम हो, ये भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट है। मैक्सिमाइजिंग वैल्यू क्रिएशन फॉर स्टेक होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स। आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो देखो हमें वैल्यू चेंज है वो पीछे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट एनालिसिस के अंदर बड़ी डिटेल में पड़ी थी। वही चीज यहाँ पे हम उसको आगे लेके चलेंगे कि आपकी वैल्यू चेन को मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं किन लोगों के लिए?
दोनों पार्टीज के लिए, चाहे वो शेयर होल्डर के लिहाज से बात की जा रही हो, चाहे वो स्टेक होल्डर के लिहाज से बात की जा रही हो। इसी में मजीद फर्दर आगे हम आके इसको देखते हैं, और वो ये है कि given recent criticism, board's action in nations throughout the world are being more carefully scrutinized and regulated. मतलब ये है कि आपकी गवर्नेंस के अंदर जो है या आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल्स को भी कुछ जगहों के ऊपर जो है वो क्रिटिसाइज किया गया है, इन ऑर्डर टू कर्टेल दिस क्रिटिसाइजेशन या इन ऑर्डर टू मिनिमाइज दिस क्रिटिसाइजेशन, आपको जो है वो in order to minimize that, in order to minimize या in order to curtail those criticisms या objections या लोगों की मुख्तलिफ तरह की observations को कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर एक चीज और इनकॉर्पोरेट हुई भी है, और वो ये हुई भी है कि जी आपके तमाम के तमाम बोर्ड्स के जो अथॉरिटीज हैं, जो कि बोर्ड के एक्शंस होते हैं, जो कि बोर्ड के डिसीजंस होते हैं, इट नीड्स टू बी रेगुलेटेड एंड स्क्रूटनी करने की जरूरत है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी बोर्ड का रोल काम है तो उसको एनहांस किया जा सके, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में बोर्ड का रोल ज्यादा है तो उसको कम किया जा सके, और जो डिसीजन लिया जा रहा है या जो भी बोर्ड को अथॉरिटेट किया जा रहा है, जो भी बोर्ड को एलोकेट किया जा रहा है, इट मस्ट बी रेगुलेटेड। रेगुलेटेड का मतलब ये है कि एज पर रूल्स एज पर पॉलिसी बना दिया जाए, लाइक अप्रूविंग अथॉरिटी उसको अप्रूव करे, ताकि कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ या ताकि कोई भी बॉडी या कोई भी रेगुलेटरी बॉडी उसको ऑब्जेक्ट ना कर सके। अच्छा, अब यहाँ पे हम स्पेसिफिक यूएस की एग्जांपल अगर हम लेते हैं, यूएस के अंदर क्या होता है कि यूएस के अंदर फर्म्स में से अगर सीईओ को जो है वो फायर भी कर दिया जाता है, लाइक सीईओ ऑर्गेनाइजेशन से डिसकंटिन्यू भी हो जाती है, तो वो स्टिल जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उसका मेंबर जरूर रहता है। ठीक है, यानी इन शॉर्ट ये बात कही जाती है कि जी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर एक रूल ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर अगर कोई सीईओ किसी ऑर्गेनाइजेशन से हट जाता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन से निकल जाता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन डिसकंटिन्यू हो जाता है, लेकिन वो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर रह सकता है। लाइक अगर हम जिस तरीके से जेफ बेजोस की एग्जांपल लें जो कि अमेज़न का है, या मार्क जुकरबर्ग की एग्जांपल लें, या हम जो है उसकी एग्जांपल लें, अल्लाह भला करे, बिल गेट्स की एग्जांपल लें, माइक्रोसॉफ्ट के, तो ये वो लोग हैं जो कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ भी थे और बोर्ड भी थे, बोर्ड मेंबर्स भी थे। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ये चीज क्लियरली मेंशन की जाती है कि जी दे कैन बी द मेंबर ऑफ द बोर्ड इवन इफ दे आर सीईओ, मतलब वो सीईओ है या नहीं है ये लाजमी नहीं है, बट अगर वो उसे डिसकंटिन्यू कर चुके हैं तो वो बोर्ड के मेंबर्स या बोर्ड के जो बोर्ड का पार्टिसिपेशन उनकी वो हो सकती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में मजीद फर्दर आगे अगर हम बात करें तो अब यहाँ पे हमने दूसरी एक बात ये कही है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो चाइनीज फर्म्स के अंदर बहुत वीक है। ठीक है, मतलब अगर हम अब दो एरियाज के लिहाज से, दो रीजन के लिहाज से बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट वेस्ट, तो वेस्ट में तो वो बहुत स्ट्रांग हो गई। ठीक है, अब उसी की बात करें चाइनीज गवर्नमेंट के लिहाज से, तो चाइनीज फर्म या चाइनीज ऑर्गेनाइजेशन में वो वीक है। ये है कि वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ सम ऑडिटर्स वर्क एंड द क्वालिटी ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों कॉर्पोरेट गवर्नेंस उनकी वीक है या क्यों कॉर्पोरेट गवर्नेंस का वीक होने का एलिमेंट मौजूद है? बिकॉज चाइनीज फॉर्म है या चाइनीज जो कॉन्सेप्ट्स हैं, दे मोस्टली रिलाई ऑन वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। वैलिडिटी का मतलब एक्यूरेसी, सही होना, रिलायबिलिटी का मतलब है उस पर कितनी डिपेंडेंसी क्रिएट की जा सकती है, किसके ऊपर? ऑडिटर्स वर्क के ऊपर, जो भी ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट करता है उसके ऊपर, मतलब वो रिलाई कर रहे होते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जगह पे ऑडिट के ऊपर। और सेकेंडली क्वालिटी ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के ऊपर बिलीव कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि जी हमने इससे कोई लेना देना नहीं है कि बोर्ड के पास कितनी पावर है कितनी पावर नहीं है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि जी बोर्ड को कितना एम्पावर करना चाहिए कितना एम्पावर नहीं करना चाहिए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि जी सीईओ बोर्ड का पार्ट होगा या नहीं होगा। चाइनीज गवर्नमेंट किसके ऊपर है, चाइनीज फर्म किसके ऊपर रिलाई करते हैं? कहते हैं जी हम रिलाई करते हैं सीधा सीधा ऑडिटर्स के ऊपर। कोई भी ऑडिटर हमारी फर्म के बारे में क्या कहता है, या किसी भी ऑडिटर का हमारी फर्म के बारे में क्या ओपिनियन है, या ऑडिटर ने जो हमारी फर्म को ऑडिट किया है उसने हमारी फर्म को क्या रिपोर्ट किया है,
या उसने क्या चीज हमारी फॉर्म के अंदर जो है वो हाईलाइट की है कि वीकनेस है, और क्या उसने हमें हाईलाइट किया है कि स्ट्रेंथ है। इसके साथ एडिशन जो दूसरी चीज उन्होंने कही वो ये कही कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हेल्प किया, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो है वो कौन सा पोर्शन या कौन सा एरिया जो है वो हायर साइड के ऊपर है। लाइक अगर कंपनी ऐसी है कि उसकी लायबिलिटीज बढ़ चुकी हैं, बहुत ज्यादा उसकी लायबिलिटीज है, तो एक कंसर्निंग बात है। कंपनी के एसेट्स ज्यादा है तो एक अच्छी बात है। खैर ये अच्छी बात है या नहीं है ये तो बेसिक अकाउंट्स वाले फाइनेंस वाले ज्यादा बेहतर तरीके से बताते हैं, बट यस चाइनीज कॉन्सेप्ट के अंदर आपकी जो रिलायबिलिटी होती है या वैलिडिटी होती है आपके ऑडिटेड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर और आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर वो ज्यादा डिपेंडेंट होती है। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो अभी हमने स्टार्ट किया इसके अंदर हमने दो मेजर एरियाज या दो मेजर फोकस इसके ऊपर हाईलाइट किया। एक फोकस तो यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है, और उसकी इम्पोर्टेंस को आप इस तरीके से सिग्निफाई कर सकते हैं कि आपका जो सीईओ है वो बोर्ड का मेंबर डिसकंटिन्यू होने के बाद भी, एज सीईओ डिसकंटिन्यू होने के बाद भी रह सकता है। लेकिन चाइनीज कॉन्सेप्ट या चाइनीज फर्म्स का जो एरिया वो इससे एंटायरली डिफरेंट है, and they are of the opinion that instead of relying on governance, they are more dependent on the audited statements and the quality of finance, the quality of financial statement. ठीक है, आगे हम आगे जाते हैं तो ये है हम यहाँ पे ये कहते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में अब आपने खुद देखा कि दो मुख्तलिफ एरियाज के अंदर दो मुख्तलिफ तरह के कॉन्सेप्ट हैं। अब यहाँ पे चीजें थोड़ी सी मेसअप हो जाती है, थोड़ी सी फंस में आ जाती है, क्योंकि आपकी दुनिया चली गई है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। आपकी दुनिया के अंदर जो है ऑर्गेनाइजेशन या फर्म्स काम कर रही हैं अमीबा कॉन्सेप्ट के ऊपर। अमीबा कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट्स जो है वो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स, एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स बना लिए और वो यूनिट्स हर एरिया के अंदर इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है। अब जो वेस्ट के अंदर यूनिट काम कर रहा है उसके अंदर कुछ और रूल्स और रेगुलेशंस अप्लाई हो रहे हैं, जो चाइना के अंदर काम कर रहा है, जापान के अंदर काम कर रहा है, कोरिया के अंदर काम कर रहा है, उसमें अलग रूल्स फॉलो हो रहे हैं। तो इट क्रिएट्स अ फस, इट क्रिएट्स अ मेस। तो इस चीज को कॉर्पोरेट गवर्नेंस किस तरीके से हाईलाइट करता है, वो इस तरीके से हाईलाइट करता है कि वो ये कहता है कि जी कॉर्पोरेट गवर्नेंस बाकी सब चीजों के अंदर तो आर्ग्यूएबल है, बाकी सब चीजों के अंदर तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लाइक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्कोप क्या होगा या कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहाँ कहाँ रिलाई करेंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की किस किस चीज के ऊपर डिपेंडेंसी होगी, ठीक है, ये सारी के सारी चीजें तो डिस्कशनेबल है कि भाई हाँ इसके ऊपर तो डिस्कशन किया जा सकता है या इसके ऊपर तो हम जो है वो इधर उधर डिस्कस कर सकते हैं या निगोशिएट कर सकते हैं या बार्गेन कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, इस कंट्री के लिहाज से हम इसको ऐसे रेगुलेट कर लेते हैं, इस कंट्री के लिहाज से ऐसे रेगुलेट कर लेते हैं। लेकिन जिस जगह के ऊपर सारी के सारी चीजें क्रिटिकल इवैल्यूएट करने की बात है, जो सबसे सिग्निफिकेंट है, जिसके ऊपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बार्गेन नहीं किया जाता, वो होता है आपकी स्ट्रेटेजिक कंपेटिटिवनेस। कि आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में चाहे उसमें 5 स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स हो, चाहे उसमें 50 स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स हो, चाहे उसमें 500 स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स हो, चाहे उस ऑर्गेनाइजेशन के 400 डिपार्टमेंट काम कर रहे हो, चाहे उस ऑर्गेनाइजेशन के 1000 डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हो, चाहे उसके ऑर्गेनाइजेशन 5 कॉन्टिनेंट्स के अंदर काम कर रहे हो, उसके ऑर्गेनाइजेशन 7 कॉन्टिनेंट्स में काम कर रहे हो, इसमें से किसी बात से कोई लेना देना नहीं। ये आर लाइक कि जी आपकी स्ट्रेटेजिक कंपेटिटिवनेस जो है वो पूरी की पूरी दुनिया में एक जैसी हो और ट्रांसपेरेंट हो। ठीक है, दिस मींस कि वो ये कहते हैं कि जी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो पहला रूल है वो ये कि बाकी सारी चीजें ठीक है, लेकिन आपकी स्ट्रेटेजिक कंपेटिटिवनेस जो है किसी भी तरीके से क्वेश्चनेबल या किसी भी तरीके से डिस्कशन में नहीं आएगी या एरिया या जोन्स के लिहाज से चेंज नहीं होगी। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम आगे जाते हैं और ये देखते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कुछ फंडामेंटल्स हैं, कुछ बेसिक्स हैं। बेसिक्स उसके जो है हमारे पास ये जो बेसिक एरियाज हैं जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर हम डील कर रहे होते हैं, वो हमारे पास ये है कि हमारा जो कॉर्पोरेट डायरेक्टर है शुड फोकस ऑन क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म वैल्यू फॉर शेयर होल्डर्स। अच्छा, ये जो अब हम चीजें नीचे फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं ना, ये फंडामेंटल्स हमारे पास हमारे स्ट्रेटेजिक कंपेटिटिवनेस का जो प्रोग्राम या स्ट्रेटेजिक कंपेटिटिवनेस की जो ऊपर हमने बात की है ना उसके अलावा है। इसीलिए इन सारी के सारी चीजों पे हम ये कहते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट हो जाता है
और फंस इसलिए हो जाता है क्योंकि कुछ लोग इसको अग्री करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। लेकिन जिस चीज के ऊपर ग्लोबल सिग्नलिंग ट्रांसपेरेंसी की बात होती है, तो जिस चीज के ऊपर हम अश्योर कर रहे होते हैं कि जी ग्लोबल ट्रांसपेरेंसी इंश्योर हो जाए, वो आपकी स्ट्रेटेजिक कंपेटिटिवनेस होती है। हैविंग सेड दैट, हम आगे की तरफ आते हैं और हम ग्लोबल जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, जब हम उसके फंडामेंटल्स की तरफ बात करते हैं, तो सबसे पहला फंडामेंटल हमारे पास ये होता है कि जी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंत के लिए लॉन्ग टर्म वैल्यू लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करना शेयर होल्डर्स के लिए, ये कॉर्पोरेट डायरेक्टर्स का एम्बिट है। मैक्सिमम जगहों के ऊपर उसको अग्री किया जाता है, इसलिए हम इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट यस, कुछ चीजों के अंदर कुछ जगहों के ऊपर उसको डिसएग्री भी किया जा सकता है, लेकिन चूंकि मैक्सिमम जगहों पर अग्री है, इसलिए हम इसको कंसिडर करते हैं। यूज परफॉर्मेंस रिलेटेड पे टू अट्रैक्ट एंड रिटेन सीनियर मैनेजमेंट, ये वो कॉन्सेप्ट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो कि हमारे पास अभी रिसेंटली विद इन द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो ज्यादा प्रिवेल कर गया है। कि हमारे पास जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एम्बिट इंक्रीज किया है, वो उन्होंने यूं किया है कि दे आर गवर्नेंस से जो कॉर्पोरेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो आपके इस कॉर्पोरेट डायरेक्टर्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल कि वो ये चीज अश्योर करें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो सीनियर मैनेजमेंट है, उसको जो पे किया जा रहा है, उसको जो कॉम्पेंसेट किया जा रहा है, वो उसका पे रिलेटेड कॉम्पेंसेशन हो। तुम लोग अगर एचआर के अंदर कॉम्पेंसेशन एंड बेनिफिट्स पढ़ो, तो तुम लोगों को एक बड़ा सिंपल जो है वो कॉन्सेप्ट नजर आएगा, जो कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, फिक्स पे का और वेरिएबल पे का। फिक्स पे का मतलब ये है कि आप अगर कुछ भी ना करें, तो आपको जो तनख्वाह घर के लिए मिलेगी, या जो तनख्वाह आपको आपके अग्रीमेंट के लिहाज से फिक्स होगी, वो आपकी फिक्स पे होती है। सेकंड पोर्शन आपकी सैलरी का वेरिएबल पे होता है। वेरिएबल पे जो है वो डिपेंड कर रहा होता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, और ये टोटली इंक्रीज कर सकता है और टोटली डिक्रीज भी कर सकता है। तो खैर मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा इतना ज्यादा, लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें बता दिया। तो आपके पास जो कॉर्पोरेट डायरेक्टर्स होते हैं, वो अश्योर करते हैं कि आपके जो सीनियर मैनेजमेंट है, उनकी सैलरी किस चीज से लिंक होनी चाहिए, उनकी परफॉर्मेंस से। If they have performed higher, if they have performed good, if they have performed according to their need, if they have performed exceptional, if they have performed out of the box, then they should be paid according to that. Like अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक हेड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कंट्रीब्यूट अच्छा कर रहा है और उसके यूनिट ने अच्छा प्रॉफिट कमाया है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के उस पर्टिकुलर सीनियर मेंबर को पे भी उसी तरीके से किया जाए, ना कि आप पूरी के पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इक्वली पे करें। दूसरी पोर्शन इस बात पे क्या कहा गया कि जी आपकी परफॉर्मेंस रिलेटेड पे तो हो ही हो, लेकिन परफॉर्मेंस रिलेटेड पे फोकस किस चीज पे करें? परफॉर्मेंस रिलेटेड पे आपकी फोकस करें अट्रैक्शन के ऊपर और रिटेनिंग के ऊपर सीनियर मैनेजमेंट के। ये भी दो एचआर के पोर्शंस होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स के पोर्शन होते हैं, एक अट्रैक्ट करना और एक रिटेन करना। अट्रैक्ट मोस्टली आप उन लोगों को कर रहे होते हो जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का पार्ट होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग मौजूद होते हैं जो कि उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में काम कर रहे होते हैं, उनको आप रिटेन कर रहे होते हो। तो जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस बेस्ड पे का कल्चर होगा, और जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है लोगों को पे किया जा रहा होगा ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस बेस के ऊपर, तो सिंपल उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर न सिर्फ इंटरनल लोग रिटेन होने की बात कर रहे होंगे, बल्कि एक अट्रैक्शन का एलिमेंट बनेगा एक्सटर्नल लोगों के लिए भी, जो कि अभी फिलहाल आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है। इसके बाद एक्सरसाइज साउंड बिजनेस जजमेंट, इवैल्यूएट अपॉर्चुनिटीज एंड मार्केट फैक्टर्स। आज तक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर, इंटरनल एनवायरनमेंट में, एक्सटर्नल एनालिसिस के अंदर, इंटरनल एनालिसिस के अंदर, हर जगह पे हमने स्वॉट की बात की। जब हमने स्वॉट की बात की तो स्वॉट में हमने एक्सटर्नल में कहा कि जी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हमने देखी है। तो आपकी जो गवर्नेंस बॉडी है, जो आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, आपके जो कॉर्पोरेट डायरेक्टर्स हैं, दे आर ऑल्सो दिस एरिया कि वो इवैल्यूएट करेंगे, जज करेंगे, वो डिसाइड करेंगे क्या चीज आपकी अपॉर्चुनिटी कहलाती है और क्या चीज आपके लिए
की जा सकती है जो कि आपके रिस्क को या जो कि आपके थ्रेट को मिनिमाइज कर सके। मैनेज रिस्क का मतलब ये है कि रिस्क को आप कर्टेल करें, रिस्क को आप रोक सकें। एक बड़ी बेसिक सी एग्जांपल है जो कि हम हमेशा लेके चलते हैं, और वो ये है कि अपॉर्चुनिटीज हमारे पास हर जगह के ऊपर होती है। अब अपॉर्चुनिटी हर जगह पे होने का क्या मतलब है? लाइक अभी अगर आप बात करें तो अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी ये भी हो सकती है कि आप स्कूल या कॉलेज में वापस जा सकें, एक अपॉर्चुनिटी है ना, ठीक है। बट क्या आप इसको अवेल करेंगे? नहीं। क्यों अवेल नहीं करेंगे? क्योंकि आपके पास उस और इस वक्त इस पीरियड ऑफ टाइम में अपॉर्चुनिटी कुछ और चीज को कहते हैं। आप में से कुछ लोग इसको अवेल करने पे अग्री भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई अग्री करेगा तो उसके अम्मी अब्बू उसको कहेंगे कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, कि तुम आगे जाने के बजाय पीछे की तरफ जा रहे हो। तो यही सेम काम जो कि अम्मी अब्बू का काम होता है अपॉर्चुनिटी को इवैल्यूएट करने का, कॉर्पोरेट डायरेक्टर्स का आपका ये काम होता है बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में। इसी तरीके से हम मैनेज रिस्क की बात करते हैं कि रिस्क को मिनिमाइज करते हैं। अब रिस्क हम किस चीज को कहते हैं? रिस्क हम इस चीज को कहते हैं कि जी देखें, आप सपोजेडली आप जो है वो यूनिवर्सिटी से के लिए आ रहे हैं घर से, और आप थोड़ा लेट हो गए, तो अब आपके पास ऑप्शंस क्या है यूनिवर्सिटी आने के लिए? एक ऑप्शन ये है कि जी आप बाइक किया करवा लें, एक ऑप्शन ये है कि आप बाय फुट चले, एक ऑप्शन ये है कि आप अपने दोस्त के साथ आए। आप तीनों ऑप्शन में से जो आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखते हो वो आप ये देखते हो कि जी तीनों ऑप्शन में से सबसे कम रिस्क किसके अंदर है। रिस्क क्या होगा? रिस्क ये कि जी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन आप कितने कम से कम टाइम पीरियड में जो है यूनिवर्सिटी पहुंच सकें, लेट ना हो। तो लेट ना होना इज समथिंग जो कि आप रिस्क जिसको काउंट करते हैं, और उसको मैनेज करने के लिए आप वो मेथोडोलॉजी यूज करोगे जो मेथोडोलॉजी आपकी सबसे कम रिस्क को आपके एक्सपोज करे। तो यही सेम चीज यहाँ पे मैनेजमेंट रिस्क के लिहाज से बात है। आपके जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उन तमाम के साथ कम्युनिकेट करना आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस या कॉर्पोरेट डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम है। ये सारी के सारी चीजें आपकी वो हैं कॉर्पोरेट डायरेक्टर्स के अंदर, या वो सारे के सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फंडामेंटल है जिसके ऊपर अग्री किया भी जा सकता है और जिसके ऊपर अग्री नहीं भी किया जा सकता, ठीक है। इसके बाद मजीद फर्दर हम आगे चलते हैं, और आगे चल के हम देखते हैं कि आपके पास अब हम डेफिनेशंस के ऊपर लेकर चलते हैं। गवर्नेंस हम डिफाइन किस तरीके से करेंगे? मतलब हमने फंडामेंटल बता दिया, हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक रूल बता दिया, हमने ये बता दिया कि कौन सा बार्गेनेबल है कौन सा नॉन बार्गेनेबल है। बट क्वेश्चन ये है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस है क्या? अभी तक हमने इस सवाल का जवाब दिया, अब हम इस सवाल का जवाब। Corporate governance is a set of mechanisms used to manage the relationship and conflicting interest among stakeholders and to determine and control the strategic directions and performance of the organization, aligning strategic decisions with the company values. ये एक बहुत डिटेल्ड डेफिनेशन है जिसको हम तोड़ तोड़ के जो है वो डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। पहली चीज हमारे पास ये है कि इट्स अ सेट ऑफ मैकेनिज्म। सेट ऑफ मैकेनिज्म का मतलब ये रूल्स है, ये गेम ऑफ रूल्स के लिहाज से चलता है कि आप कोई भी गेम खेलते हैं, आप किसी भी जगह पे भी जाते हैं, आप कहीं भी करते हैं, देयर आर सम रूल्स दैट आर बीइंग सेट, ठीक है। अब ये रूल्स किस चीज के होते हैं, ये मैकेनिज्म किस चीज के होते हैं? यूज्ड टू मैनेज द रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप मैनेज करने होते हैं, किसके रिलेशनशिप? स्टेक होल्डर्स के रिलेशनशिप। अब स्टेक होल्डर्स में कंपनी के अंदर के लोग भी मौजूद हैं, दैट मींस एम्प्लॉइज भी मौजूद हैं, और शेयर होल्डर्स भी मौजूद हैं, वो जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बाहर से देख रहे हैं। जब मैं रिलेशनशिप की बात करता हूं तो रिलेशनशिप की बात करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अच्छा बात करो। रिलेशनशिप की बात का मतलब ये है कि अगर उसमें किसी के इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो, इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट करने का मतलब ये है कि अगर हम किसी ऐसी जगह पे करें जहाँ पे किसी ऐसी जगह की बात करें जिस जगह के ऊपर जो है वो दो लोगों के इंटरेस्ट आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो वो भी हमारे पास इसी एम्बेट के अंदर आते हैं, ठीक है। और जिस तरीके से लाइक शेयर होल्डर ये कहते हैं कि जी अब एक बड़ी छोटी सी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हमारे पास एक कंपनी का शेयर होल्डर है, ठीक है। शेयर होल्डर ये कहता है कि जी मुझे डिविडेंड दो, मुझे मेरा प्रॉफिट दो, मैंने तो पूरे 1 साल वेट किया, मेरी इन्वेस्टमेंट है, मेरा प्रॉफिट दो, ठीक है। दूसरी तरफ कंपनी ने प्रॉफिट इतना नहीं कमाया, ये कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया है वो इतना नहीं है कि वो शेयर होल्डर्स को जो है वो दे सके, या जो शेयर होल्डर्स है उसको प्रोवाइड कर सके। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कंपनी की स्ट्रैटेजी ये हो कि जी कंपनी ने अगले 10 सालों में एक्सपेंड करना, अब प्रॉफिट ही इतना नहीं हुआ इस साल के आप जो है वो
एक्सपेंड भी करें और जो है वो आप शेयर होल्डर्स को पैसे भी दें। अब इन दैट केस कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया ना, तो अलग अलग शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स के दरमियान। मतलब कंपनी ये कह रही है कि जी आप इन्वेस्ट कर दो ताकि हम एक्सपेंड कर सकें, स्ट्रेटेजिक प्लान को ले सकें। शेयर होल्डर ये कहता है कि नहीं जी, मुझे तो मेरा डिविडेंड चाहिए, मुझे तो मेरा प्रॉफिट चाहिए। तो इस तरह की कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन को भी मैनेज करना या इसको आप जो है हैंडल करना कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एम्बेड के अंदर आता है। ठीक है, अब इसके बाद मजीद फर्दर आगे चलते हैं। क्यों determine and control the strategic direction and performance of the organization। हमने वही बात जो मैंने भी एग्जाम्पल में कही कि स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन को इंश्योर किया जाए और कंट्रोल किया जाए और परफॉर्मेंस को ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो अलाइन किया जाए। अच्छा, अगली बात इसमें ये कि अलाइनिंग कंपनी स्ट्रेटेजिक डिसीजन विद कंपनीज वैल्यूज। जो भी आपकी कंपनी की वैल्यू है, जो भी आपकी कंपनी का विजन है, जो भी आपकी कंपनी का मिशन है, आपका स्ट्रेटेजिक डिसीजन उसके साथ अलाइन करें। जैसे मैंने अभी जो एग्जांपल दी उसमें अब एक बड़ी सिंपल सी बात है कि जी चूंकि आपका स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है, चूंकि आपकी स्ट्रेटेजिक डिसीजन ये है कि आपको एक्सपेंड करना है, तो यू शुड गो फॉर एक्सपेंशन। आपने जो भी प्रॉफिट कमाया है अगर वो इतना सफिशिएंट नहीं है तो यू शुड हैव दिस एबिलिटी और यू शुड हैव दिस डायरेक्शन कि जी आप इंस्टेड इसके कि आप उसके ऊपर लड़ाई झगड़े के अंदर चले, आप सिंपल ये करते हैं कि आप उसको कहते हैं कि जी जो आपका स्ट्रेटेजिक डिसीजन है वो आपकी वैल्यू को, जो आपकी कंपनी के जो भी आपकी विजन मिशन कोर वैल्यूज हैं उसको सपोर्ट करें। ठीक है, चलिए जी यहाँ तक इसको मैं रिटेन करता हूँ। अब मैं आप लोगों की अभी अटेंडेंस ले लेता हूँ और अटेंडेंस लेने के बाद आपकी जो है वो लेक्चर क्लोज कर दूंगा और फिर उसके बाद में सेकंड सेशन ओपन करूंगा। जो सेकंड सेशन के अंदर आप लोग जो है वो फिर उसके बाद मुझे जो है फिर हम इसको रिज्यूम करते हैं। बस मुझे ये बता देना, मैं नाम लेता जाऊंगा कि किस किस का नाम आया है, किसका नाम नहीं है। अगर किसी का नाम नहीं आया तो वो मुझे मैसेज करके बता दे, टाइप करके बता दे, ताकि फिर मैं उसके नाम को ऐड कर सकूँ। जी अच्छा, अब्दुल हमीद, अब्दुल हमीद जीशान भी नजर आया था। जीशान किधर है भाई? जी माहिन बेटा हो गया। नहीं नहीं बीबी नेता आपका भी आ गया बेटा। अटेंडेंस की आवाज नहीं आ रही मुझे। अटेंडेंस की आवाज क्या होती है? से तार हो गया बेटा। जी हसन कुछ कह रहे हो? नहीं हफ्सा बेटा आपका नाम मेरे पास शो नहीं हो रहा है। हो गई हसन बेटा आपकी अटेंडेंस हो गई। हफ्सा आपकी भी अटेंडेंस हो गई। माविश आपकी भी अटेंडेंस हो गई है बेटा। चलो मैं सेशन क्लोज कर रहा हूँ। अब मैं दूसरा सेशन ओपन करता हूँ तो फिर उसमें जो है मैं रिज्यूम करता हूँ। ठीक है बेटा।